हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट लाइफ एंड परफेक्ट करियर एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। कैसे? तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी के टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होते हैं। परम्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि ए बी एंड सी को हम किस टाइप में, कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एबीसी को अगर मुझे अरेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एबीसी लिख सकते हैं। पहले पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा। ठीक है, फिर हम ए सी बी भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं। तो टोटल वेज कितने हुए हैं? तो टोटल वेज हुए यहाँ पर 6 वेज हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हुए हैं? तो 6। 6 तरीके से हम एबीसी को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना एक नया अरेंजमेंट मिल गया हमें। कैसे? तो फिर से मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पर एबीसी लिखा है, तो एबीसी हुआ एक अरेंजमेंट हुआ। अगर मैं बीसी को आगे पीछे कर लेता हूं तो इस ए हो गया अपना दूसरा परम्यूटेशन, मतलब दूसरा अरेंजमेंट हो गया। अगर मैं आगे बी लिखता हूं और पीछे में ए सी लिखता हूं तो ए हो गया अपना तीसरा अरेंजमेंट। अब मैं ए सी को आगे पीछे कर लेता हूं, ये हो गया अपना फोर्थ अरेंजमेंट। मैं पहले सी लिखता हूं फिर ए बी लिखता हूं, या तो पहले सी लिखता हूं फिर बी ए लिखता हूं। तो कुल मिलाकर ये हो गए अपने 6 अरेंजमेंट हो गए। तो परम्यूटेशन जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है कि पहले मैंने ए लिखा, फिर सी लिखा, फिर बी लिखा, या तो मैं पहले ए लिखता हूं फिर बी लिखता हूं, सी लिखता हूं, ऑर्डर चेंज कर लिया, मतलब अपना अरेंजमेंट चेंज हो गया। ठीक है, तो परम्यूटेशन में जो है वो ऑर्डर मैटर करता है। सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कैसे? तो वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, अब ये बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कैसे? तो उसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है? What is the total number of combination formed by A, B and C? Sorry, क्या लिखा है? What is the total number of combination formed by A, B and C? A, B and C से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? कितने लेने हैं एक साथ? टेकिंग टू एट अ टाइम। इसमें से ए बी सी में से कोई भी अगर हम दो कैरेक्टर लेते हैं, ए बी सी में से कोई भी दो कैरेक्टर लेते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन कितने वे में हो सकता है। ठीक है, वो बताना है। तो देखो, अपने पास ए बी सी, मान लो कि अपने पास 3 आर्टिकल है, इसमें से हमें कोई भी दो लेने हैं, दो लेने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होता है। अगर हमें कोई भी दो सिलेक्ट करना है तो इसमें से हम कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम बी सी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम ए सी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सिलेक्शन कितने हुए? 3 हुए। सिलेक्शन कितने हुए? 3 हुए। यहां पर अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ए बी सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे बी ए सिलेक्ट करना है, मैं बी ए सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो ए बी या बी ए दोनों का मतलब सेम ही होता है। सिलेक्शन में फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई भी दो चीज सिलेक्ट करनी है तो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं पहले ए लेता हूं फिर बी लेता हूं, या तो मैं पहले बी लेता हूं बाद में ए लेता हूं। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं दो सिलेक्ट करता हूं, तो मैं ए बी सिलेक्ट करूं या बी ए सिलेक्ट करूं, बात तो वही की वही हो गई। ठीक है, तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ए बी बोलो या बी ए बोलो, सिलेक्शन में दोनों चीज सेम है। बट हाँ, अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जस्ट हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, जस्ट हमें ग्रुप बनाना है। जैसे एबीसी 3 आर्टिकल है, 3 में से दो दो के कितने ग्रुप बनेंगे? तो अगर 3 आर्टिकल में मुझे दो दो के ग्रुप बनाना है तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एक
एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लो कि मैं ऐसा बोलता हूं कि एबीसी जो है उसमें से मुझे कोई भी दो आर्टिकल को अरेंज करने हैं। क्या करने हैं? अरेंज। देखो अभी मैं अरेंज की बात कर रहा हूं, आगे हमने जो बात की थी वो क्या थी? तीन में से दो आर्टिकल को हमें सिलेक्ट करने थे। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि तीन में से दो आर्टिकल को मुझे अरेंज करना है। ठीक है, तो ये दो प्लेस से दो जगह पर मुझे अरेंज करना है, तो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? तो मैं पहले ए रखूंगा फिर बी रखूंगा पहले, अब मैं आगे बी रखता हूं फिर बाद में ए रखता हूं। ठीक है, तो यहां पर अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। ये हो गया अपना फर्स्ट अरेंजमेंट, ये हो गया अपना सेकंड अरेंजमेंट। फिर अगर हम थर्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं तो बी सी का अरेंजमेंट हो सकता है। अगर फोर्थ अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सी एंड डी का अरेंजमेंट हो सकता है। अगर फिफ्थ अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ए एंड सी का अरेंजमेंट हो सकता है। अगर सिक्स अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सी एंड ए का अरेंजमेंट हो सकता है। तो देखो यहाँ पर अरेंजमेंट कितने हुए? सिक्स हुए। अरेंजमेंट कितने हुए? सिक्स हुए। मतलब परम्यूटेशन कितने हुए? सिक्स हुए। तीन में से अगर मुझे दो को अरेंज करना है तो सिक्स वे में मैं अरेंज कर सकता हूं। तो ये बात हो गई अपनी परम्यूटेशन की। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बात हुई अपनी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब हुआ सिलेक्शन, सॉरी परम्यूटेशन मतलब हुआ अरेंजमेंट, सॉरी। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। तो मुझे तीन में से अगर दो सिलेक्ट करने हैं तो कितने वे हो गए? तो इसमें से मैं कोई भी दो सिलेक्ट कर लेता हूं। ए बी सिलेक्ट कर लिया, या तो मैंने बी सी सिलेक्ट कर लिया, या तो मैंने ए सी सिलेक्ट किया। सिर्फ थ्री वेज है। अगर आप ऐसा बोल दो कि बी ए, तो बी ए कोई अलग सिलेक्शन नहीं है। बी ए बी दोनों सेम होते हैं। तो सिलेक्शन एंड परम्यूटेशन में इतना डिफरेंस है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, माइंड में सेट कर लेना है। ये परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा बेसिक फैक्टोरियल चीज क्या होती है वो देख लेते हैं। तो अब देखो फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल क्या होता है? तो लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कि कुछ एन है वो अपने पॉजिटिव इंटीजर है, देन फैक्टोरियल एन इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को हम ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन से यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हम। ये बात होगी एन फैक्टोरियल का। नीचे कुछ एग्जांपल दिए। एन फैक्टोरियल मींस व्हाट? वी कैन आल्सो से एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं एन फैक्टोरियल। कैसे? तो देखिए क्या लिखा है यहां पर, फाइव फैक्टोरियल लिखा है। क्या लिखा है? फाइव फैक्टोरियल। फाइव फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट ले लो। फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, पहले पांच नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा अपना फाइव फैक्टोरियल। तो फाइव फोर जा 20, 23 जा 62 जा 120 इंटू वन 120, तो 120 मिला। ठीक है, तो फैक्टोरियल का ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो आपको समझ में आ गया। एक और बात को ध्यान में रखना है कि जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? वन। जीरो फैक्टोरियल का मतलब वन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई बंदा ऐसा बोलेगा जीरो फैक्टोरियल, तो फर्स्ट जीरो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले जीरो नेचुरल नंबर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? वन। अगर हम वन फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वन फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है? वन। कि वन को, वन ही एक सिंगल नंबर है तो वन फैक्टोरियल मतलब वन। एंड जीरो फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है? वन। कैसे होता है अभी एक फॉर्मूला देखेंगे पता चल जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। क्या है यहाँ पर? कुछ फॉर्मूला है। एनपीआर का फॉर्मूला दिया है। एनपीआर मतलब क्या होता है? तो कोई टोटल एन आर्टिकल्स है, एन आर्टिकल में से हमें आर आर्टिकल को परम्यूट करना है, मतलब कि उसके परम्यूटेशन फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं। एन आर्टिकल में से आर आर्टिकल का अरेंजमेंट कितने वे में हो सकता है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? उसको हम एनपीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपीआर। एन
P फॉर परम्यूटेशन, R मतलब सिलेक्टेड आर्टिकल्स, N मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ थिंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, R का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड। ठीक है, तो जो चीज को हमें अरेंज करनी है उसको हम आर कहेंगे। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। और पी फॉर परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं हमें, इसको हम पी कहते हैं। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो कुछ वैल्यू भी देखते हैं हम, जैसे पाई 5p3 क्या लिखा है 5p3। 5p3 का मतलब ये हुआ कि अपने पास कुछ 5 आर्टिकल्स है। ये 5 आर्टिकल में से कोई भी 3 आर्टिकल को, एनी 3 आर्टिकल्स, कौन से 3 है वो पता नहीं, बट कोई भी 3 आर्टिकल्स को अगर मुझे अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे। तो उसके लिए ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन पी आर। टोटल 5 आर्टिकल्स है, उसमें से मुझे कोई भी 3 को अरेंज करना है, तो उसके लिए होगा 5p3। 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट करते हैं, एन की जगह पर क्या लिखेंगे 5, मतलब 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। एन माइनस आर 5 - 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का सिंप्लीफाई ऐसा कर सकते हैं हम उसको, 5 4 3 2 1, और 5 - 3 कितना होगा 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 1, ये हो गया अपना 5 फैक्टोरियल। 2 1 2 1 कैंसल, 2 1 2 1 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 1 चला गया, 5 4 23 60 हमें आंसर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई 5 में से 3 का अरेंजमेंट। मान लो कि मेरे पास कोई 5 थिंग्स है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, टोटल 5 चीज है, इसमें से मुझे कोई भी 3 चीज को अरेंज करना है। ये मेरे 3 प्लेस है, तो उसमें से मैं कोई भी 3 को अरेंज करता हूं तो टोटल कितने वे होंगे। मान लो कि मैंने ए बी सी ले लिया, अब अरेंजमेंट है तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो वैसे यहाँ पर बी ए सी हो जाता है। उसके अलावा मैं ऐसा ले लेता हूँ कि सी डी ई ले लिया मैंने, सी डी ई उसको भी अरेंज करना है, तो वैसे कितने वे हो सकते हैं। 5 में से मैं 3 3 के कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ, तो टोटल कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ मैं, 60 अरेंजमेंट बना सकता हूँ। तो उसके लिए फॉर्मूला हो गई, समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बनती है और कहाँ पर अप्लाई करनी है। ओके, अब देखो टोटल अपने पास 8 आर्टिकल है, टोटल 8 आर्टिकल है, 8 में से कोई भी 4 को अरेंज करना है। तो 8 में से 4 को अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनपीआर है उसकी जगह पर लिखना पड़ेगा 8p4। 8 में से 4 का अरेंजमेंट 8p4 लिखेंगे। ओके, अब उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 - 4 मतलब 4 फैक्टोरियल। ओके, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो 8 फैक्टोरियल है उसमें हमने क्या किया, 8 से 1 तक जाना था हमें, 8 से कहां तक जाना था 1 तक, बट हमने क्या किया नीचे 4 फैक्टोरियल देखा ना, नीचे क्या देखा हमने 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 7 6 5। अब मैं अब 4 3 2 1 तक नहीं जा रहा है, मान लो कि मुझे 4 3 2 1 लिखना ही था, बट मुझे 4 3 2 1 नहीं लिखना है, तो मैं इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ यहाँ पर, और नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 1680। क्लियर, अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल है, इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा कि 4 2 8 मतलब 2 फैक्टोरियल आंसर, ये गलत है, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करना पड़ेगा, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो 8 लिखा, 7 6 5 4 3 2 एंड 1 लिखा, और नीचे होगा 4 3 2 एंड 1, सॉरी एंड 1। ठीक है, 1। ठीक है, अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे इतना लंबा नहीं लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 4 3 2 1 है और ये जो 4 3 2 1 है, ये 4 3 2 1 मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने नीचे देखा 4 फैक्टोरियल। तो 4 के आगे का जो है 4 3 2 1, उसकी जगह पर मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, 8 7 6 5
इंटू क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये नीचे का जो 4 फैक्टोरियल उसको 4 फैक्टोरियल रखेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4। क्या बताना है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, बट कितने डिजिट यूज करने हैं हमें 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 ऐसे टोटल 4 डिजिट को यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब चारों डिजिट एक साथ यूज नहीं करना है, इसमें से कोई भी 3 डिजिट लेकर हम 3 डिजिट नंबर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाते हैं 1 2 3 4 में से, तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, 1 2 3 3 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती है कि हम नंबर रिपीट कर सकते हैं या हम नंबर रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि एक रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और दूसरा होता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, तो यहाँ पर हमें दो केस दिए हैं। केस नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर हमें रिपीटेशन अलाउड होता तो उसके लिए फॉर्मूला है n⁻r। कैसे आता है वो हम देखते हैं। देखो, मान लो कि यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्लेस है अपना, ठीक है, तो इस फर्स्ट प्लेस में हम ये जो 4 डिजिट है उसमें से कोई भी ले सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है और चार भी आ सकता है। मतलब कितने टाइप्स हुए यहाँ पर 4 टाइप्स। 4 टाइप से हम डिजिट को यहाँ पर रख सकते हैं, 4 वे में रख सकते हैं। अब दूसरे प्लेस पे, तो दूसरे प्लेस पे भी यहाँ पर डिजिट रिपीटेशन, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, मतलब हम डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 डिजिट है, अब चार में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, तो क्या हो गया 4 इंटू 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पहले के लिए 4 पॉसिबिलिटीज, दूसरे के लिए भी 4 है, तीसरे के लिए भी 4 है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 64। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n⁻r। क्या लिख सकते हैं हम n⁻r। n⁻r की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n मतलब टोटल डिजिट कितने दिए हमें, 4 दिए हैं, उसमें से कितने डिजिट का अरेंजमेंट करना है, 3 डिजिट का अरेंजमेंट करना है, तो 4:3, 4:3 मतलब 64। समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे बनती है। तो जहां पर डिजिट का रिपीटेशन अलाउड होता है तो वहां पर हम उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो सेकंड केस ऐसा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कौन सी फॉर्मूला, जो पहले फॉर्मूला देखी थी वो फॉर्मूला है एनपीआर वाली। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है उस केस में क्या होता है, तो वो केस में ऐसा होता है। देखिए अब 1 2 3 3 डिजिट नंबर लेना है, तो यहाँ पर अपने पास टोटल 4 डिजिट है, चार में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, चार में से कोई भी, मतलब अपने 4 वे है, चार में से कोई भी आ सकता है, पहला भी आ सकता है, दूसरा, तीसरा और चौथा, कोई भी आ सकता है। अब डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर टोटल 4 डिजिट है, उसमें से जो डिजिट यहाँ पर आ गया है वो फिर से यहाँ पर हम नहीं ले सकते। क्यों, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अपने पास 4 ऑप्शन थे, अब अपने पास एक ऑप्शन कम हो गया, इसमें से हम कोई भी 3 ही उठा सकते हैं। क्यों 3 ले सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर हम कितने ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब देखो, चार में से 2 डिजिट ऑलरेडी हमने प्लेस कर लिए, तो बाकी कितने बचेंगे, दो, कोई भी 2 बचेंगे, तो दो में से कोई भी 2 यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब दो में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है अपने पास, 2 ऑप्शन है। तो पहले केस में अपने पास 4 ऑप्शन थे, दूसरे केस में अपने पास 3 हो गए और तीसरे केस में अपने पास 2 ऑप्शन हो गए, तो तीनों डिजिट का अरेंजमेंट हो चुका है। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे, 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 12 ऐसे टोटल 24 नंबर्स बनेंगे। समझ में आ गया। तो जहां पर रिपीटेशन नहीं होता है उस केस में आपको ऐसे सॉल्व करना रहता है, या तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला 4p3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 4p3 का
तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 4 टू ज़ा 12 टू ज़ा 24 आ गया 24। क्लियर? तो ऐसे भी कर सकते हो या फॉर्मूला से भी कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? अब देख दूसरी एक बात, अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 8p3 को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो इसका एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे क्या लिखा है, नीचे कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इंक्लूडिंग 8, 3 स्टेप बैक आएंगे 8 से। कितने स्टेप, 3 स्टेप। जैसे 8 लिया, फिर 7 और फिर 6, 1 2 3, 3 स्टेप बैक आना है, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो मिलेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 8 फिर 8p3 का ये बन गया अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो 8p3 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे 3 लिखा है, 3 स्टेप बैक आ जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42 इंटू 8, तो 42 इंटू 8 करना है, तो कितना हो जाएगा, 336। यहाँ तक क्लियर? ओके, चेक कर लेते हैं। 42 इंटू, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई मेरी, 42 इंटू 8, 8 टू ज़ा 16, 1, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33, सही है, ठीक है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, क्या दिया है यहाँ पर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अपने को 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, हमें कितने डिजिट बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, बट कौन से डिजिट यूज करना है, तो हमें यूज करना है 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 का यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो हम ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। 0 1 2 3 4 का यूज करके हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास दो केस है। केस नंबर 1 ऐसा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर हमें डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है तो क्या, कितने नंबर बनेंगे, और रिपीट का डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितने नंबर बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो अपने पास 3 प्लेस है, 1 2 एंड 3। अब 3 डिजिट बनाने के लिए आपको पता है कि कभी 3 डिजिट नंबर में पहला डिजिट 0 नहीं आ सकता, अदरवाइज वो 3 डिजिट नंबर नहीं कह सकते हम उसको। मान लो कि मैंने 0 2 3 लिखा है, तो एक 3 डिजिट नंबर है, नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया। तो 3 डिजिट नंबर में कभी फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। अगर हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो अपने फर्स्ट प्लेस पे कभी 0 नहीं आ सकता, हम 0 नहीं ले सकते यहाँ पर। हाँ, बाद में आप ले सकते हो, बट फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर हम 0 लेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो सिर्फ 2 डिजिट नंबर बनेगा। ओके, तो अगर हम 0 नहीं लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे, तो अपने पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, तो अपने पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4। तो ये चारों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट प्लेस का काम हो गया। अब हम सेकंड प्लेस की बात करते हैं, और सेकंड प्लेस पे तो 0 भी आ सकता है, सेकंड प्लेस पे तो 0 आ सकता है। एंड यहाँ पर क्या बोला है, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन अवेलेबल है। ये 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट हम यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब अपने पास टोटल 5 ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी अपने पास टोटल कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। क्यों, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन अपने को अलाउड किया है। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ, 100 हो गया। तो कितने नंबर बन सकते हैं, ऐसे 100 नंबर बन सकते हैं। तो पहले का आंसर हमें मिल गया 100। अब दूसरे की बात करते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक बार डिजिट यूज करके हम सेकंड नहीं, मतलब कि दोबारा यूज नहीं कर सकते, हम सेकंड टाइम यूज नहीं कर सकते। बट हाँ,
थ्री डिजिट नंबर बनाना है, मतलब पहले प्लेस पे कभी जीरो नहीं आ सकता। तो अगर पहले प्लेस पे जीरो नहीं आएगा तो बाकी के अपने पास कितने ऑप्शन है, फोर ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो पांच डिजिट में से हम कोई भी चार ही ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते हम। वो आपको समझ में आ गया। जीरो के अलावा बाकी के चार में से कोई भी एक आ सकता है। अब सेकंड प्लेस पे तो अब जीरो भी आ सकता है, सेकंड प्लेस पे अब जीरो आ सकता है, बट ये जो वन टू थ्री फोर था उसमें से हमने एक डिजिट को यहां पर प्लेस कर लिया है, एक डिजिट को हमने यहां पर प्लेस कर लिया है। तो अब एक जो चार थे पीछे वाले उसमें से अब अपने पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, अब जीरो भी अवेलेबल हो गया। तो अब अपने पास टोटल यहां पर फोर पॉसिबिलिटीज है, कोई भी चार में से एक आ सकता है। ओके, अब कितने आएंगे, तो देखो टोटल अपने पास फाइव डिजिट थे, फाइव डिजिट में से हमने दो को तो प्लेस कर लिया, तो पांच में से दो तो चले गए, तो बाकी कितने बचेंगे, तीन। तो यहां पर कोई भी तीन डिजिट आ सकते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री जा 48। तो यहां पर बन सकते हैं अपने 48। ठीक है, तो यहां तो क्लियर हो गया कि अगर डिजिट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है डिजिट का तो क्या होगा, अगर डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसा होता है, एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। देखो, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे बनेगा, अपने पास टोटल फाइव डिजिट है। ठीक है, बट पहले हम जीरो नहीं रख सकते, मतलब अपने पास चार ऑप्शन है, चार में से कोई भी एक जा सकता है, यहाँ पर चार लिख दिया। अब दूसरे में क्या होगा कि चार में से एक तो चला गया, तो यहाँ पर कोई भी तीन बचेगा और जीरो भी आ सकता है, तो अपने पास फिर से अब चार ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्या हो गया, ये टोटल पांच थे, पांच में से हमने तो दो प्लेस कर लिए, तो बाकी के कितने बचेंगे, तीन। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बिहार। बिहार जो है उसके सारे लेटर्स यूज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं विथ मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल, मतलब मीनिंगफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें बस इतना बताना है कि कितने वर्ड बना सकते हैं। तो देखो, बिहार में टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल फाइव लेटर्स हैं। ठीक है, टोटल कितने लेटर्स हैं, फाइव लेटर्स। तो फाइव लेटर्स का यूज करके यहां पर लिखा है फॉर्म बाय यूजिंग ऑल दी लेटर्स, जो पांच लेटर है वो सारे पांच लेटर हमें यूज करने हैं। पांचों लेटर यूज करके हम कितने फाइव लेटर्स वर्ड बना सकते हैं वो हमें बताना है। तो सेम चीज है, यहां पर हमें पांच लेटर यूज करने हैं, पांच लेटर यूज करके हमें फाइव लेटर्स वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर कभी लेटर रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अपने पास भी एक ही बार है, हम कहां से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो रिपीटेशन वाला तो भूल ही जाना है कि यहाँ पर लेटर का रिपीटेशन अलाउड है, नहीं हो सकता कभी। ठीक है, ओके, तो देखो टोटल पांच है, तो पहले अपने पास पांच ऑप्शन होंगे, फिर एक लेटर यहाँ पर आ जाएगा, फिर चार होंगे, फिर तीन होंगे, फिर दो होंगे, फिर एक ऑप्शन होगा अपने पास। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 120। तो 120 अपना आंसर बन गया, 120 अपना आंसर बन गया। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल कितने लेटर है, पांच लेटर, पांच में से पांचों को अरेंज करना है तो 5p5। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टोटल पांच लेटर है, पांच में से पांचों को अरेंज करना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, 5p5। तो 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल भी होता है, सीधा पांच है, सबको अरेंज करना है तो पांच है, तो 5 फैक्टोरियल कर लो, सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला से जाना है तब भी यही आने वाला है, क्यों, फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल का फॉर्मूला है अपने को। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 5 जीरो फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वन होता है, तो बन गया 5 फैक्टोरियल। तो आपको सीधा ही याद रखना है कि 5p5 जितने हैं सबको अरेंज करना है, मतलब उतने फैक्टोरियल चाहिए हमें। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 4 3 2 1, क्या आएगा अपना आंसर, 120। चलो यहाँ तक क्लियर, ओके। बट जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर यहाँ पर रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, बिहार में तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर लेटर रिपीट होता है तो क्या होता है, आंसर अपना चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल जैसे आंसर है वैसा नहीं आता है, क्या आता है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप,
यहाँ पर भी क्वेश्चन तो वैसा ही है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर या तो डायरेक्टर। डायरेक्टर वर्ड जो है उसका यूज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, सभी लेटर यूज करने हैं तो काउंट कर लेते हैं कितने लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर है मतलब 8 फैक्टोरियल अपना आंसर बनेगा। 8 फैक्टोरियल अपना आंसर बनेगा। अब चेक करो कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो यस रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आर कितनी बार आ रहा है? आर 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अगर आर 2 बार आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। कितने फैक्टोरियल से? 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए करना पड़ता है कि अरेंजमेंट में उसको हम कॉमन अरेंजमेंट कहते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो कि ए बी बी सी है। ए बी बी सी टोटल कितने लेटर हुए? 4 लेटर हुए। ठीक है। अगर मुझे 4 लेटर को अरेंज करना है तो मैं कितने वे में अरेंज कर सकता हूं? तो आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकता हूं। तो नॉट पॉसिबल, मैं इसको 4 फैक्टोरियल में अरेंज नहीं कर सकता हूं। मुझे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। टोटल मैं उसको 12 वेज में अरेंज कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। रीजन क्या है? तो रीजन मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि मैंने पहले ए लिखा, फिर मैंने ए वाला बी लिखा, फिर ए वाला बी लिखा, फिर ए सी लिखा। अब मैं क्या करता हूं? पहले ए लिखता हूं, फिर मैं ए वाला बी लिखता हूं, फिर मैं ए वाला बी यहां पर लिखता हूं, फिर मैं सी लिखता हूं। तो ये दोनों में फर्क क्या हुआ? ये दोनों का अरेंजमेंट तो सेम हुआ। ये दोनों का अरेंजमेंट तो सेम हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डबल अरेंजमेंट मिलेगी। कितनी अरेंजमेंट मिलेगी? डबल, क्योंकि बी को यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, यहां पे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो डबल अरेंजमेंट मिलती है, इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। अगर 2 लेटर्स रिपीट होते हैं यहां पर तो हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। अगर यहां पर 3 लेटर्स रिपीट होते हैं, जैसे ए बी बी एंड सी को अरेंज करना है, तो बी कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट होते हैं उससे डिवाइड करना है, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अगर सेम लेटर 3 बार रिपीट होता है, सेम लेटर अगर 3 बार रिपीट होता है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा मैं। यहां तक क्लियर? ये बात का आपको ध्यान में रखना है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे, नो वरीज, आगे एग्जाम्पल देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो लॉजिकल टॉपिक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना आपको क्लियर होता जाएगा। तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना। मैं आपको मैथड सिखाता हूँ कि ये आता कैसे है। अब देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का यूज करके, सारे वर्ड्स को यूज करके, सॉरी सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो काउंट कर लेते हैं पहले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे लिख दिया 10 फैक्टोरियल, लिख दिया। अब चेक करते हैं कितने रिपीट होते हैं। तो पी जो है वो कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो लिख दो 2 फैक्टोरियल। अब और कोई रिपीट हो रहा है? तो यस, कौन रिपीट हो रहा है? ओ रिपीट हो रहा है। तो ओ कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल। देखो जितने लेटर रिपीट होते हैं उसके लिए अलग अलग फैक्टोरियल लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर पी 2 बार आ गया तो पी के लिए लिख दिया 2 फैक्टोरियल। अब देखो ओ 2 बार आ गया तो ओ के लिए लिख दिया 2 फैक्टोरियल। अब चेक करते हैं कोई रिपीट हो रहा है। तो अब तो सारे अलग है, यू अलग हो गया, एल अलग हो गया, ई अलग हो गया, टी अलग हो गया, आई अलग हो गया, एन अलग हो गया। अब कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो बस यही अपना आंसर हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। अब क्लियर हो गया। जितने लेटर रिपीट होते हैं उसके हिसाब से डिवाइड करना रहता है। मान लो कि यहाँ पर पॉपुलेशन में पी 3 बार होता, मान लो कि 3 बार होता, तो पी पी और पी 3 बार है तो हम उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। क्लियर हो गया? ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब यहां पर मेथड चेंज हो रही है,
थोड़ा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है तो हम देखते हैं। देखो, डॉटर दिया है, डॉटर के जो लेटर है वो सारे लेटर को यूज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, जिसमें कंडीशन क्या है, द वॉवल्स ऑलवेज कम टूगेदर, वॉवल्स साथ में होने चाहिए। वॉवल्स क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। अगर वॉवल साथ में है तो इस टाइप के कितने हम वर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करो वॉवल्स कितने हैं। तो यहाँ पर अपने पास वॉवल्स कितने हैं, 3 वॉवल्स है। वॉवेल क्या होता है सबको पता होगा, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पर वॉवेल्स कितने हैं, तो अपने यहाँ पर वॉवेल्स है 3, टोटल 3 वॉवेल्स है, और तीनों वॉवेल साथ में होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो अपने अरेंजमेंट में जो चीज साथ में होती है उसको पूरा एक ग्रुप माना जाता है, मतलब उसको एक ही माना जाता है कि ए यू एन ई। अगर मुझे तीनों को साथ में रखना है तो इसको हम एक चीज मान लेते हैं कि ये एक ही है, जो साथ में रहता है वो एक है, ऐसा माना जाता है। दिमाग में सेट कर लेना। जब भी आपको ऐसा बोला कि वॉवल साथ में होने चाहिए या तो कॉन्सोनेंट साथ में होने चाहिए या तो ये 2 लेटर साथ में ही होने चाहिए, तो उसको हमें एक मान लेना है। ठीक है, तो देखो ये 3 को हमने एक मान लिया, ये तीनों एक ही ऐसा मान लिया। अब बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 और 5। अब 5 का अरेंजमेंट यहां पर होगा। ठीक है, तो इसको एक मान लिया, इसको हमने एक मान लिया। अब देखो अपने पास बाकी कितने बचे, 5। ठीक है, तो 5 में से यहां पर कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, तो बाकी का 5 का अरेंजमेंट है, उसके लिए मैं सीधा 5 फैक्टोरियल लिख दूं, यहां पर लिख सकते हैं हम। ओके, अगर ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इजी वे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसको हमने क्या मान लिया, एक मान लिया, तो ए पूरा एक एक लेटर हो गया, ऐसा मान लो ये पूरा एक ही लेटर है, एक लेटर है। और बाकी कितने लेटर है, यहाँ पर टोटल 5 लेटर है। तो कुल मिलाकर हम मान सकते हैं कि बाकी के 5 लेटर यहाँ पर है और आगे एक लेटर है। आगे कितना है, एक लेटर है। कुल मिलाकर कितने लेटर हो गए, 6 लेटर हो गए। तो उसका हमें लेना है 6 फैक्टोरियल इनटू ये जो 3 है उसकी आपस में भी अरेंजमेंट होगी। जैसे यहाँ पर ए यू ई है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ऑर्डर मैटर करता है, तो यहाँ पर ए ई यू हो सकता है या यू पहले हो सकता है, यू ए यू हो सकता है, मतलब उनकी भी आपस में अरेंजमेंट होगी। तो 3 लेटर की आपस में अरेंजमेंट के लिए क्या होगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं आपको मैथड सिखा रहा हूं। यहां तक क्लियर। रिपीट करते हैं, इसको हम रिपीट करते हैं। क्या किया, सबसे पहले जो वोवेल थे उनको साथ में रख के वो सिर्फ एक लेटर है ऐसा मान लिया, ए यू एन ई। तीनों वोवेल को साथ में रख के हमने क्या मान लिया, एक ही लेटर है, ये सिर्फ अपना एक लेटर है, पूरा एक कॉम्बिनेशन एक ही लेटर है। ठीक है, फिर बाकी के इतने लेटर है अपने पास, 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर 5 लेटर है। 5 और 1 कुल मिलाकर हो गए अपने 6 लेटर। तो 6 लेटर का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल से होगा, हो गया। अब ये जो ए यू ही ए है, 3 वॉवल जो है ए यू एंड ई, तीनों की आपस में अरेंजमेंट होगी, 3 लेटर है, इसके लिए हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल। अब चेक करो कुछ रिपीट है इसमें, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, तो यहां पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है। मान लो कि यहां पर कोई भी लेटर रिपीट होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता, बट रिपीट नहीं हो रहा है, तो यही अपना आंसर हो गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बहुत लॉजिकल टॉपिक है। ठीक है, बट हाँ प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि जिसको भी साथ में रखना है उसको एक मान लेना है और बाकी के लेटर पीछे रख दो। कुल मिलाकर हो जाएंगे यहाँ पर 6 लेटर और उनकी आपस में अरेंजमेंट। अगर यहाँ पर कोई लेटर रिपीट होता है तो उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना रहता है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा सो दैट द वॉवल्स ऑलवेज आर नेवर टुगेदर।
नेवर टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए, वॉवल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए ऐसा बताया है। अगर वॉवल्स टुगेदर नहीं है तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल अरेंजमेंट निकाल देंगे। क्या करेंगे? टोटल अरेंजमेंट, कि एक्स्ट्रा को टोटल कितने वे से हम अरेंज करके नए वर्ड्स बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे और उसमें उसमें वॉवेल्स टुगेदर है वो माइनस कर लेंगे। वॉवेल्स, जितने भी वॉवेल्स टुगेदर है उतने वर्ड्स हम माइनस कर लेंगे। जितने वर्ड में वॉवेल साथ में आते हैं वो अलग से फाइंड करके हम टोटल में से माइनस कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वैसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें वॉवेल्स कभी साथ में नहीं होगा। ठीक है, तो वॉवेल साथ में नहीं है वो फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉवेल साथ में है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा की अरेंजमेंट देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा से हमें टोटल कितने वर्ड्स मिलेंगे। ई एक्स टी आर ए। तो देखो एक्स्ट्रा में टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5। तो इनका अरेंजमेंट टोटल कितने वे से हो सकता है? 5 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट हो रहा है तो रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल हो गया उनका टोटल। तो ये जो टोटल मैंने लिखा है वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। उसमें से हम माइनस कितना करेंगे? तो जो वॉवेल साथ में है वो पहले निकाल देते। तो वॉवेल साथ में है तो ई एंड ए, यहां पर 2 वॉवेल्स है। ई एंड ए जो साथ में है उसको हम एक ही मान लेंगे। ये अपने लिए क्या हो गया? पूरा 1 हो गया, 1। अब बाकी कितने लेटर बचेंगे? तो 1 2 3, 3 यहां पर बचेंगे, 3 और 1 कुल मिलाकर कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू ये दोनों की आपस में अरेंजमेंट इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो माइनस सीधा नहीं हो सकता, हमें कैलकुलेशन करके माइनस करना पड़ता है। पहले 5 फैक्टोरियल निकाल दो। कितना निकाल देते हैं हम? 5 फैक्टोरियल निकाल देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा? तो 120 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 फैक्टोरियल 24 होगा। 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 कितना हो गया? 48। ओके, 128 माइनस 120 माइनस 48 कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 120 माइनस क्या करना है? 48 कितना होगा? 72। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर 72। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वॉवल साथ में नहीं है तो क्या करेंगे? तो ऐसा ही मान लो कि वॉवल साथ में ही है, निकाल दो टोटल में से, उसको माइनस कर लो, तो हमें मिल जाएंगे ऐसे वर्ड्स जिसमें वॉवल साथ में नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 6 वाला। क्या दिया है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर सो द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। ओके, ये वॉवल्स आर नेवर टुगेदर वाला है। पहले जो हमने देखा था उसमें क्या था? वॉवल्स साथ में थे, वॉवल्स टुगेदर थे। देखो नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ डायरेक्टर का हमें अरेंजमेंट ही करना था और कुछ नहीं था। यहाँ पर हमने जो डॉटर देखा उसमें क्या था? वॉवल्स कम टुगेदर, वॉवल्स साथ में होने चाहिए वो देखा था। फिर 6 में क्या देखा हमने? वॉवल्स नेवर टुगेदर वो देखा। अब 7 भी वर्ड डायरेक्टर ही है बट फाइंड क्या करना है? तो जो डायरेक्टर वर्ड है उसमें से हमें ऐसा फाइंड करना है जिसमें वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, वॉवल्स साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल निकाल देते हैं। तो टोटल कैसे निकालते हैं सबको पता है। तो टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, रिपीट क्या हो रहा है? रिपीट यहाँ पर आर हो रहा है, आर के अलावा कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये बन गया टोटल। अब क्या लिखेंगे हम? वॉवेल्स टुगेदर है, वॉवेल्स टुगेदर है, वैसे हमें वर्ड निकालने होंगे और फिर दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो डॉटर डायरेक्टर में वॉवेल्स टुगेदर है वो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले चेक करो वॉवेल्स कितने हैं। तो आई हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, 3 हो गए। ठीक है, तो 3 को एक मान लेते हैं। 3 वॉवेल है उसको क्या मान लेंगे हम? एक। आई ई एंड ओ को हम एक ही मान लेते हैं, मान लिया। अब बाकी कितने बचेंगे उसके साथ? तो टोटल 8 थे, 8 में से 3 चले जाएंगे, बाकी के 5 बचेंगे और इसको एक मान लिया, मतलब कुल मिलाकर हो गए 6। 6 फैक्टोरियल हो गया। क्या हो गए? 6 फैक्टोरियल इंटू ये तीनों की आपस में अरेंजमेंट, उसका हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
रिपीट कितने हो रहे हैं, रिपीट कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर रिपीट आर, मतलब दो, आर जो है वो एक लेटर दो बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो सारी चीज अब साथ में लेके चलना है आपको, सारी चीज साथ में लेके चलना है। पहले कितने लेटर है उतने फैक्टोरियल लेना पड़ेगा, वॉवल साथ में तो उसको एक मानना पड़ता है, और जितने रिपीट होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो ऑल इन वन टाइप का क्वेश्चन हो गया है अपना। ठीक है, तो देखो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, और दोनों को माइनस कर लो, जो मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, जिसमें वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, कभी वो साथ में आएंगे नहीं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 की और आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वांटी जो बुक है उसमें टॉपिक दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक में टॉपिक है। ठीक है, परम्यूटेशन वाला, वो आपको सॉल्व करना है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 35। 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, कितने डिजिट का, 6 डिजिट का। हमें 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 6 प्लेस हो गए अपने। ओके, अब क्या बोला है, ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 35। 6 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, बट सारे जो नंबर है वो 35 से स्टार्ट होने चाहिए। किससे स्टार्ट होने चाहिए, 35। ये फिक्स हो गया, ये अपना क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये 35 अपना फिक्स हो गया, हम 35 को हिला नहीं सकते इसके प्लेस पे, हम 35 को यहां से कभी हिला नहीं सकते। एक चीज को ध्यान में रखो, वॉवेल में ऐसा नहीं था, वॉवेल में क्या था, वो साथ में आने चाहिए। देखो दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। जो हम बताते हैं कि वॉवेल साथ में होने चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा वर्ड है, इसकी हम बात करते हैं। एक्स्ट्रा में क्या था कि वॉवेल साथ में आने चाहिए, वैसा हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ई एंड ए साथ में होते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, और बाकी के यहाँ पर लेटर हम प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी के 3 लेटर यहाँ पर प्लेस कर लिए, बट यहाँ पर क्या था, वॉवेल साथ में होने चाहिए, ऐसा था। ऐसा नहीं था कि वॉवेल स्टार्ट में ही होने चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए ऐसा नहीं, साथ में होने चाहिए। मतलब वो यहाँ पर हो सकते हैं, या तो यहाँ पर हो सकते हैं, या तो वो यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो वो पहले फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो वो यहाँ पर हो सकते हैं, या तो वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो वो अपने आप पे घूम सकते थे, वॉवेल्स जो साथ में थे वो अपने वर्ड में आगे पीछे हो सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल दिया कि 35 आगे ही होना चाहिए, वो 35 कहीं भी बीच में नहीं जा सकता। ये जो 35 है वो कहीं भी बीच में नहीं जा सकता, मतलब 35 की पोजीशन क्या है, वो फिक्स हो गई। जिसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है उसको हम काउंटिंग में लेते नहीं है, इसको हम कभी काउंटिंग में लेंगे नहीं, क्योंकि ये 35 फिक्स है। मतलब अपने जो भी वर्ड बनेंगे, सॉरी अपने जो भी यहां पर नंबर बनेंगे, जो भी नंबर बनेंगे वो कौन सी अरेंजमेंट से बनेंगे, तो वो पीछे जो 4 डिजिट हम रखने वाले हैं, ये जो पीछे के 4 डिजिट है वो 4 डिजिट की अरेंजमेंट से ही नंबर ऑफ नंबर्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर बनेंगे, बट वो कैसे बनेंगे, तो पीछे के जो 4 डिजिट है उनकी अरेंजमेंट से बनने वाले हैं, आगे के डिजिट 35 सब में फिक्स है। तो जो चीज फिक्स होती है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम ध्यान में लेने वाले नहीं है। बट बाकी के जो 4 प्लेस है, बाकी के जो 4 डिजिट है, उनकी जो अरेंजमेंट बनेगी उसके हिसाब से ही हमें आंसर मिलने वाला है। समझ में आ गया आपको, तो वॉवेल्स टुगेदर थे, बट वो अपने आप में आगे पीछे हो सकते थे। बट यहाँ पर जो 35 नंबर है वो साथ में नहीं है, वो फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स है, वो बीच में कहीं भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो फिक्स है उसको हम नहीं लेने वाले यहाँ पर। तो बाकी के 4 प्लेस में हमें कितने डिजिट अरेंज करने हैं, 4 डिजिट। अपने पास टोटल डिजिट होते कितने हैं, तो टोटल डिजिट अपने पास 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे टोटल अपने पास 10 डिजिट है। अब देखो, नो डिजिट अपियर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो 3 एंड 5 तो पहले आ गया, वो तो फिर से आने वाले नहीं है। ओके, तो अब देखो बाकी के कितने हैं, 4 4 प्लेस है। अब 4 प्लेस में तो हम कहीं भी कोई भी डिजिट रख सकते हैं,
यहाँ पर हम जीरो भी रख सकते हैं, क्यों? जीरो, ये कोई फर्स्ट पोजीशन नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे तो ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पर अपने पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो कितने ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, तो 8 ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो गए। अब यहाँ पर कितने होंगे? 7, यहाँ पर कितने होंगे? 6, और यहाँ पर कितने होंगे? 5। समझ में आ गए? पहले अपने पास 8 ऑप्शन थे, वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, फिर अपने पास 7 रहेंगे, फिर 6 रहेंगे, फिर 5 रहेंगे। अब देखो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो मिलेगा वो अपना आंसर होगा। 8 × 7 × 6 × 5, मल्टीप्लाई कर लो, जो मिले वो अपना आंसर है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या है कि पूरा नंबर फिक्स हो जाता है, उसको हम कहीं भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, इसलिए ए नंबर कंसीडर नहीं होगा। जो भी अरेंजमेंट है वो बाकी की अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से हमें आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल 8। अब देखते हैं एग्जाम्पल 9। बहुत टिपिकल टॉपिक है, बहुत टिपिकल है। एक बार समझ तो जाते हैं, बट समझाना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, अलग अलग एग्जाम्पल देखते जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखो क्या लिखा है, देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे। हर एक दिन पे टोटल 6 पीरियड हो रहे हैं कोई एक स्कूल के अंदर। इन हाउ मेनी वेज कैन वन ऑर्गेनाइज 5 सब्जेक्ट सच दैट each subject is allowed at least one period? इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्कूल में 6 पीरियड का अरेंजमेंट होता है, 6 पीरियड होते हैं, ठीक है। अब 6 पीरियड जो है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज करने हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पीरियड है अपने पास। ये फर्स्ट पीरियड हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड हो गए, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 6 पीरियड हो गए। पीरियड 6 है, बट अपने पास सब्जेक्ट कितने हैं? 5 सब्जेक्ट ही है। पीरियड 6 है बट सब्जेक्ट अपने पास 5 है। ओके, यहां पर क्या बोला है कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए। ये जो 6 पीरियड है उसमें ये जो 5 सब्जेक्ट हमें दिए है वो एक एक बार तो आने ही चाहिए। मान लो कि ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, सब्जेक्ट नंबर 3 है, सब्जेक्ट नंबर 4 है, सब्जेक्ट नंबर 5 है। अब अपने पास ये जो लास्ट पीरियड है उसमें हम कोई भी सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं। ये 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट रिपीट हो सकता है। क्लियर? 1 2 3 4 5 टोटल अपने पास 5 सब्जेक्ट है, बट पीरियड 6 है, सब्जेक्ट 5, पीरियड 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि पांचों में से कोई भी एक सब्जेक्ट रिपीट होगा। बट कंडीशन यहां पर ऐसी दी है कि आप सारे सब्जेक्ट रिपीट नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्ट एक बार तो आने ही चाहिए। जैसे 5 सब्जेक्ट है, वो 5 सब्जेक्ट तो आने ही चाहिए, फिर रिपीट होगा चलेगा, ऐसे कंडीशन यहां पर दी है। तो देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो 5 सब्जेक्ट की जो अरेंजमेंट होती है, ये जो 5 सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, वो आगे पीछे तो हो सकते हैं, वो एक दूसरे में अरेंज तो हो सकते हैं कि पहला सब्जेक्ट मुझे पहले नहीं पढ़ाना है, मुझे फिफ्थ वाला सब्जेक्ट पहले पढ़ाना है, तो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें वही तो चाहिए, अरेंजमेंट ही निकालना है। तो पहले 5 का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। पहले 5 का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा? इनटू 5c1। 5c1 का मतलब होता है कि 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आएगा। 5c1 का मतलब होता है 5। यहाँ पर टोटल 5 टाइप्स हो गए। अगर मुझे 5c1 नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पर ओनली 5 लिख सकता हूँ। अपने पास अवेलेबल टाइप कितने हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी सी वाला तो सिखाया नहीं, कोई बात नहीं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट का अरेंजमेंट अपने यहां पर हो गया है, ठीक है। अब यहां पर 6 जो 6 पीरियड है, जो लास्ट पीरियड है, उसमें हम अब 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट रिपीट करवा सकते हैं। 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट रिपीट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? ओके, तो अपने पास टोटल तो कितने मिलेंगे हमें? ऐसे कितने अरेंजमेंट हो गए? तो देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहले 5 में 5 सब्जेक्ट के अरेंजमेंट आप 5 फैक्टोरियल लिख दो, इंटू 5 कर लो,
अब डिवाइड बाय हमें 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। क्यों 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। डिवाइड बाय 2 इसलिए करना पड़ेगा कि कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर रिपीट में आने वाला है। क्या आने वाला है, रिपीट में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 लेटर सेम आ जाते हैं तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर भी ऐसा है कि 6 पीरियड का जो अरेंजमेंट है उसमें कोई भी 2 सब्जेक्ट सेम आ जाएंगे। 6 पीरियड के अरेंजमेंट में कोई भी 2 सेम आ जाएंगे, तो इसलिए हमें यहां पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो मिलेगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ? अब मैं इसको रिपीट करवाता हूं, अगर किसी को डाउट है तो। हम जो मेथड से पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हम जाते हैं। मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। टोटल अपने पास देखो, प्लेस 6 है, प्लेस अपने पास 6 है, बट चीज 5 है। 5 चीज है और 6 प्लेस है। और 5 चीज से अगर 5 प्लेस भर जाते हैं और बाकी जो रहता है तो उसमें हम वो 5 में से कोई भी एक रख सकते हैं। ऐसी यहां पर कंडीशन है। क्यों? कोई भी सब्जेक्ट मिनिमम एक बार आना चाहिए। 6 पीरियड हमें कंटिन्यू कंप्लीट करने हैं। 6 पीरियड हमें कंप्लीट करने हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट तो हमें पढ़ाने ही है, एक बार तो पढ़ाने ही है। बाकी के पीरियड में हम बाकी के सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज में ऐसा यूज किया है कि हाउ मेनी वेज कैन वन ऑर्गेनाइज 5 subjects such that each subject is allowed at least one period। एक सब्जेक्ट को मिनिमम एक पीरियड तो मिलना ही चाहिए। तो मिनिमम एक मिलना चाहिए मतलब कोई एक सब्जेक्ट को अगर दूसरा पीरियड मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम 1 पीरियड आना चाहिए। तो अपने पास 6 पीरियड है, बट सब्जेक्ट कितने हैं, 5 है। तो अपने पास मान लो कि 5 सब्जेक्ट है, ऐसे ए बी सी डी ई, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। तो पहले केस में अपने पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। कितने ऑप्शन अवेलेबल है पहले केस में अपने पास? 5 ऑप्शन। ये पांचों में से कोई भी एक आ सकता है। अब एक सब्जेक्ट यहां पर आ गया तो बाकी के 4 सब्जेक्ट, फिर 3 रहेंगे, फिर 2 रहेंगे, फिर 1 रहेंगे। तो देखो 5 सब्जेक्ट तो हमने सेट कर लिए, बट अभी भी मेरे पास एक पीरियड एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा पीरियड है उसमें से मैं आप ये जो 5 है उसमें से मैं कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पीरियड है उसमें भी मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। अब दिमाग में सेट हो रहा है? टोटल यहां पर अपने पास 6 प्लेस है। मैंने पहले अरेंजमेंट स्टार्ट कर लिया कि अपने पास पहले 5 चीजें, यहां पर 5 ऑप्शन है, फिर एक यहां पर आ गया, फिर बाकी के 4 ऑप्शन रहेंगे, फिर 3 ऑप्शन रहेंगे, फिर 2 रहेंगे, फिर 1 रहेंगे। पांचों सब्जेक्ट को मैंने सेट कर लिया है, बट अभी भी मेरे पास एक पीरियड है। तो मैं क्या सोचूंगा, अब इसमें से मैं कोई भी एक रिपीट करवा सकता हूँ, यस ऑफकोर्स करवा सकता हूँ। क्योंकि एक बार तो आ गया, मैं 2 बार भी ले सकता हूँ, दोबारा सब्जेक्ट में ले सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। बट अब रिपीट करने में मेरे पास 5 ऑप्शन है। मैं ए भी रिपीट कर सकता हूँ, बी भी कर सकता हूँ, सी भी कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मेरे पास 5 वेज है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ओके, अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं शॉर्ट में, या तो फिर आप यहाँ पर लिख दो 120 इंटू 5। अब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल क्यों होगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि मान लो कि यहाँ पर हम ए बी सी डी ई को अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई एक तो रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक तो रिपीट कर रहा हूं। मान लो कि मैं ए रिपीट कर रहा हूं, तो ए 2 बार आ जाएगा, तो मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं बी रिपीट कर रहा हूं तो बी भी 2 बार आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर कोई भी रिपीट करूंगा फिर भी कोई एक सब्जेक्ट तो दोबारा आने वाला है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60, 300। 300 वेज में हम सब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं, पीरियड को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 9। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। आ गया अपना। रिसेंट फाइल में चले जाते हैं, यहां से हमें मिल जाएगा। रिसेंट फाइल में नहीं है। हम्म,
डाउनलोड्स। ओके, अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। There are three places P, Q, and R such that three roads connects P and Q and four roads connects Q and R. In how many ways can one travel from P to R? P to R में कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं? ओके, राइट। There are three places P, Q, and R such that three roads connects P and Q and four roads connect Q and R. In how many ways can one travel from P to Q? क्वेश्चन ऐसा है कि P, Q and R ऐसे तीन प्लेस हैं। पी एंड क्यू को तीन रोड कनेक्ट करते हैं। पी से क्यू जाने के लिए अपने पास कितने रोड है? तीन रोड है, ठीक है। और क्यू से आर को जाने के लिए टोटल फोर रोड्स है, चार रोड है। तो अगर कोई बंदा पी से आर तक जाना चाहता है तो वो कितने वे में ट्रैवलिंग कर सकता है? तो देखो, ये हो गया अपना रोड नंबर 1, 2, 3। अब रोड नंबर हो गया A, B, C, D। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मान लो कि पी से आर तक जाने के लिए कोई बंदा फर्स्ट नंबर का रोड सिलेक्ट करता है पी टू क्यू के लिए। पी टू क्यू वो रोड नंबर 1 पे जाता है। उसके बाद उसके पास और चार ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो 1A से भी जा सकता है, या तो 1B से भी जा सकता है, वो 1C से भी जा सकता है, और वो 1D से भी जा सकता है। तो वो क्या करेगा, यहां से रोड नंबर 1 सिलेक्ट करता है। उसके बाद अगेन उसके पास चार ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहले के लिए टोटल चार ऑप्शन है। मान लो कि वो रोड नंबर 2 सिलेक्ट करता है। अगर वो रोड नंबर 2 सिलेक्ट करेगा तब भी उसके पास अब आगे के चार ऑप्शन है। अगर वो रोड नंबर 3 सिलेक्ट करेगा तब भी उसके पास आगे के चार ऑप्शन है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो पी टू क्यू जाने के लिए तीन वे है, इनटू एंड क्यू से आर जाने के लिए उसके पास टोटल फोर वे है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 12। वो 12 वे से पी टू आर जा सकता है। अगर मुझे अलग अलग लिखना है तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि उसने यहां पर पहले वन रोड लिया, फिर ए हो सकता है, 1B हो सकता है, 1C हो सकता है, 1D हो सकता है। सेम एज अगर वो 2 लेता है तो 2A, 2B, 2C एंड 2D हो सकता है। अगर वो 3 लेता है तब भी 3A, 3B, 3C एंड 3D हो सकता है। बोलो कितने हुए टोटल वेज? 12 हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि P2 और 3 है, फिर आगे उसके पास चार ऑप्शन है, 3 इंटू 4 कर लो, 12 इज आंसर। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री बॉयज कैन बी सीटेड ऑन फाइव चेयर्स? तीन बॉय है और अपने पास फाइव चेयर है। देखो, बॉयज कम है और चेयर ज्यादा है। तो कैसे हम बिठा सकते हैं? ओके, तो पांच चेयर में तीन का अरेंजमेंट, टोटल फाइव चेयर्स है, इसमें तीन बॉय का अरेंजमेंट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम? 5P3 कर सकते हैं। 5P3 करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 5P3। ओके, समझ में आ गया?
5 में से कोई भी 3 जगह पर बंदा बैठ सकता है। तो 5 3 कर लो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3। ओके, 60 आंसर। अब देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज फॉर्म अ सर्कल सच दैट द बॉयज एंड द गर्ल्स अल्टरनेट। ठीक है, तो हमें सर्कल में अरेंज करना है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए एक बात को ध्यान में रखना है, सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए एक बात को ध्यान में रखना है। कौन सी बात है? तो वो देख लेते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो देखो, अगर अरेंजमेंट एक लाइन में होती है, अगर अरेंजमेंट एक लाइन में होती है, ऐसे होती है, तो क्या होता है? तो 5 प्लेस में अगर हमें 5 पर्सन को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस एंड 5 पर्सन को अरेंज करना है, तो उसके लिए हम 5 फैक्टोरियल लेते हैं। क्या लेते हैं? 5 फैक्टोरियल। बट जब बात सर्कुलर अरेंजमेंट की आती है, मान लो कि मुझे सर्कल में 5 जनों को अरेंज करना है, 5 लोगों का अरेंजमेंट करना है, तो उस केस में क्या होता है? कोई भी एक बंदे को मुझे फिक्स करना पड़ता है, कोई भी एक बंदे को मुझे क्या करना पड़ता है? फिक्स करना पड़ता है कि ए जो है वो यहां पर ही है, ऐसा मुझे फिक्स करना पड़ता है। फिर मैं बी सी डी ई को अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो एक बंदा यहां पर फिक्स हो जाता है, फिर बाकी चारों को हम अरेंज करते हैं, बाकी चारों को अरेंज करते हैं, तो उस केस में यहां पर आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। उस केस में यहां पर आंसर क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। यहां पर लोग 5 है बट इनकी अरेंजमेंट क्या है? सर्कुलर है, तो उस केस में एक बंदा यहां पर फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर है। मैं यहां से काउंट करूंगा या तो मैं यहां से काउंट करूंगा, बात सेम हो जाती है, मतलब मुझे एक बंदे को कम लेना पड़ता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एक बंदा जो है वो सर्कुलर में फिक्स हो जाता है, बाकी चारों का अरेंजमेंट होता है। जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तब एक बंदा फिक्स हो जाता है। बट यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है? कोई भी बंदा यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे बंदे आगे पीछे हो सकते हैं कि ए वाला यहाँ पर जाएगा या ई वाला यहाँ पर जाएगा, दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, सर्कुलर में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक बंदे को कम लेना होता है हमें। तो 5 बंदे को अरेंजमेंट करते हैं, सर्कुलर में लेना पड़ता है 4 फैक्टोरियल। इसको ध्यान में रखना है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी। रीजन है, बहुत डेप्थ में पढ़ाना पड़ता है, तब जाके आपको क्लियर होता है, बट हाँ, उतना जाने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर मिल जाता है। तो देखो, 5 गर्ल्स और 5 बॉयज है, उनको ऐसे अरेंज करना है जैसे वो अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गर्ल्स को अरेंज कर लेते हैं। तो 5 गर्ल्स को अगर हम अरेंज करते हैं 5 प्लेस पे, 1 2 3 4 एंड 5, अगर मुझे पहले 5 गर्ल्स को अरेंज करना है तो उसमें कोई एक गर्ल को फिक्स करना पड़ेगा। एक गर्ल को फिक्स करेंगे तो बाकी का 4 का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। एक को फिक्स करके हमें बाकी 4 को अरेंज करना होता है, तो ये हो गया अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। अब 5 बॉयज, अब 5 बॉयज के लिए 5 प्लेस है, यहां पर मुझे किसी को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये 5 बॉयज कहीं भी अरेंज हो सकते हैं, यहां पर मुझे किसी को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। एक ही बंदे को फिक्स करना होता है शुरुआत में, बाकी के अपने पास 5 प्लेसेस है। 5 प्लेस में बंदे चेंज हो जाएंगे, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, तो इस केस में होगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। तो 5 गर्ल्स का अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल्स इनटू 5 बॉयज का अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल्स। एंड लिखा है, एंड का मतलब इंटू होता है, तो 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ये होगा अपना फाइनल आंसर। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गए अपने एग्जाम्पल नंबर 12। देखो, ऑलमोस्ट मेथड मैंने कवर कर ली है मैक्सिमम परम्यूटेशन में, बट फिर अपनी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बहुत लॉजिकल टॉपिक है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। तो बुक में से एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।